बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपनी के सीईओ साहब की हेयरिंग थी ईसीएल से नाम रिमूव करने के लिए। क्या उसकी अपडेट है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। और एक और क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वो ये है कि ये जो केसेस लोग कर रहे हैं और जो ये कानूनी अभी सारी सिचुएशन हो रही है, ये क्या ये इन्वेस्टर्स के हक में है या नहीं है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इसका सारा फ़ायदा वकीलों को हो रहा है। तो जी आज ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग की और जो कंपनी के वकील थे उन्होंने एडजर्न करने की दरख्वास्त की। यानी कि वो ये चाहते हैं कि इस केस को, यानी कि जो ईसीएल के अंदर नाम है इनका, और उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने खुद ही एप्लीकेशन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो कंपनी ने कहा कि इसको अभी डिले कर दें, इसको ना सुना जाए। और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के वकील थे उनको कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि एक तरह से उनको तो फ़ायदा ही था कि जी नाम तो ईसीएल में ही रहेगा। तो एक चीज़ इन्वेस्टर्स को पता चल जानी चाहिए कि जून तक ये एडजर्न की गई है और उस टाइम तक जो है इनका नाम जो है ईसीएल के ऊपर ही रहेगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो शायद जाए ही ना, क्योंकि वो जो कानूनी इश्यूज़ हैं इस टाइम के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस टाइम के ऊपर ये एप्लीकेशन भी दी गई होगी उस टाइम पे जो कानूनी मसाइल थे वो और थे, वो हेड ऑन टेक कर रहे थे गवर्नमेंट के इदारों को। लेकिन अब जो सिचुएशन है जिसमें वो उनको जेल भी जाना पड़ा है, जो कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, उसके बाद अब सिचुएशन ज़रा और है। अब हम आते हैं जी, ये जो कानूनी सारी सिचुएशन है इसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग हमारे हैं जो सुनते हैं हमारा चैनल, जो जिनको पुरानी कंपनीज का आइडिया नहीं होगा। अगर उनको आइडिया होता तो वो शायद इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करते। वो इस तरह है कि जी आज से कोई 4 एक साल पहले एक कंपनी थी लासानी चिक्स। तो जिस तरह लोग प्रॉपर्टी का काम अब कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग चिक्स का काम करते हैं, चूज़ों का। तो आप लोग हमें इन्वेस्टमेंट दें, हम आपके इतने हज़ार चूज़े ख़रीद लेंगे तो उससे आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। था वो भी मनी रोटेशन का ही काम। तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि जी इनके जैसे ही इन्होंने अकाउंट फ्रीज़ वगैरह करने की नैब ने कोशिश की, जब तक नैब पहुंचा केस में तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो उसके बाद से उस टाइम पे जस्टिस जावेद इकबाल होते थे, तो उन्होंने बड़ा सख्ती से उसके बाद वाले आने वाली कंपनीज को डील किया और एक पॉलिसी नैब की बन गई कि जैसे ही ये कंप्लेंट्स आती हैं तो ये एफआईए, एससीसीपी, ये नैब को इन्वॉल्व कर लेते थे। और उसके बाद ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट आई। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जैसे ही बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए तो साथ ही उनके ओनर का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। इसी तरह बी4 यू आई, जैसे ही उनके ओनर का नाम, अकाउंट्स फ्रीज़ हुए, साथ ही उनका ओनर का नाम ईसीएल में भी डाल दिया गया। अब जो अकाउंट फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट है, वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एक अच्छा काम करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। अब वो अकाउंट फ्रीज करते क्यों हैं? मतलब हम बहुत सुनते हैं कि जी ये लोग तो सब कुछ ठीक जा रहा था तो हमारा ये इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए। इवन कंपनी को एक बहुत बड़ा एक बयानिया मिल जाता है कि जी हमारे तो अकाउंट फ्रीज़ हैं, हम तो आपको पैसे देना चाहते हैं। ये सारी कंपनियां करती हैं, मतलब ये इस कंपनी के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, ये सारी कंपनियां कहती हैं कि जी हम तो कोशिश कर रहे थे आपको पैसे वापस करने की, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने एक और लेवल पे सोचना होता है। वो ये कहते हैं कि जी ये आवाम ने इनको पैसा दिया, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक तो ये गैर कानूनी कोई काम हुआ है। तो ऐसा ना हो कि ये जो पैसे बेशक कितने अरब दिए गए, कितने खर्च हो गए, कोई बिजनेस में खर्च हो गए, कोई पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ किसी को दे दिया, कोई इन्वेस्टर्स का ही पैसा, यानी कि आवाम का पैसा ही किसी और इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का बना के दे दिया, किसी को जो बिज़नेस लेके आया था उसको 10% दे दिया, तो आवाम का पैसा ज़ाया ना हो जाए तो वो कर देते हैं अकाउंट फ्रीज़। लेकिन हमारा जो कानूनी सिस्टम है उसमें यह है कि जो डी फ्रीजिंग का प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है। और आपने देखा ही है कि जी जिस तरीके से ये कानूनी जंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें हेयरिंग्स वकीलों को फ़ायदा होता है
और वो हेयरिंग्स ख़त्म ही नहीं होती। जैसे हमारे सामने ऑल पाकिस्तान का केस है, उनकी कम से कम कुछ 40-50 हेयरिंग हुई होंगी। B4U की जो अगर हम बात करें तो उनकी तो 100 से कुछ 100-200 हेयरिंग्स तो हमने कवर की हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में हेयरिंग होती हैं, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग होती हैं, उसके बाद ये आपकी नैब कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती है, फिर इसमें डिलेज बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर जज चेंज हो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके भी हेयरिंग्स हो रही होती हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम की वजह से जो लोग हैं उनको ये बयानिया कंपनीज़ का बहुत सूट करता है कि जी आप लोग अगर अदालतों में जाएंगे तो आप लोगों को पैसे जो हैं बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो फिर को कहते हैं कि जी ये जो आप सुनते हैं कि जी जो लोग जा रहे हैं कोर्ट्स में उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। फिर इसमें एक ये चीज़ होता है कि जी हर कोई जाता नहीं है, क्योंकि लोगों के कुछ लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके कोई NIC उनकी NTN उनके ऊपर बैक ट्रैक आ जाए कि जी आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपने 5 लाख तो ले लिए हुए हैं, तो वो जो आपने पैसे लिए हैं वो भी आवाम का ही पैसा था, तो वो कि हम ना बीच में फंस जाएं। तो एक और चीज़ भी देखी गई है कि जितने लोग कहते हैं कि इतने अरबों का स्कैम हुआ है, असल में निकलता बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये फॉर्म्स फिल करके ज़्यादा जिसका बहुत सारा नुकसान हुआ होता है बस वही फिल करता है। जो लोग थोड़े बहुत जो शुरू के लोग होते हैं वो तो फिल भी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये जो अदालतें हैं इनमें जाना जो है हक में है या नहीं है। लेकिन बात वही है कि जो लोग ये केसेस कर रहे हैं, जो FIRs करा रहे हैं, उनका भी मकसद सिर्फ यही है कि जी हमें पैसे मिल जाएं, क्योंकि हर शख्स ने अपने पैसे वापस लेने हैं। तो आपने इस चीज़ को देख के फ़ैसला करना है कि आप चाहते क्या हैं जो है। बहुत बहुत शुक्रिया।